डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सभी बच्चों का आज की इस सामाजिक अध्ययन क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछले चैप्टर में हम लोग चर्चा कर रहे थे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इनमें से हमने 4 मंडल आपको बताए थे, इनमें से 3 मंडलों पर बातचीत हो चुकी थी। पहला हमने बताया था स्थल मंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा जलमंडल और चौथा जैव मंडल। तो आज हम लोग जैव मंडल पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जैव मंडल का आशय समझ लें, जैव मंडल है क्या चीज़। तो जैव मंडल के आशय में हम आपको ये बता रहे हैं कि जैव मंडल जो है भूतल एवं उसके पर्यावरण में रहने वाले समस्त जीवित प्राणियों जैसे मानव, पशु पक्षियों, कीटाणुओं, सूक्ष्म जीवाणुओं व मछलियों तथा पेड़ पौधों जो वनस्पति है आदि के निवास क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जैवमंडल की रचना स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल के संयोग से हुई है। जैवमंडल के जीवों का आकार सूक्ष्म से लेकर विशालकाय जीव, सील एवं व्हेल तथा कवक से लेकर बरगद के विशाल वृक्ष तक होता है। भूतल पर देखें तो 10 लाख से भी अधिक प्रजाति के जीव जंतु और 3 लाख से भी अधिक पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के मिलन स्थानों पर जीव जंतुओं का सर्वाधिक विकास हुआ है, क्योंकि इन सक्रिय क्षेत्रों में इनके प्रजनन, वृद्धि एवं विकास हेतु अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध हैं। पर्यावरण के तीनों अंगों तथा जीवों के बीच पदार्थों और ऊर्जा का स्वतंत्र विनिमय होता रहता है। जीव जंतु ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपने आवास को परिवर्तित कर लेते हैं, परंतु पेड़ पौधे अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं और ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपने स्वरूप में परिवर्तन करते हैं। उदाहरण के लिए आप मानसूनी वनों में देखें तो ये जो वृक्ष हैं शीत ऋतु के पश्चात वसंत ऋतु के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इस प्रकार जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मानव का अस्तित्व भी जैवमंडल पर निर्भर करता है, क्योंकि उसकी सभी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन है, वस्त्र है और आवास की पूर्ति जैवमंडल द्वारा ही होती है। अतः भूतल पर जीवन के अस्तित्व का आधार जैवमंडल ही है, जिससे मानव का प्रत्येक क्रियाकलाप प्रभावित होता है। भौतिक पर्यावरण जैवमंडल को प्रभावित करता है तथा भूपृष्ठ पर जीवों का वितरण इसी के द्वारा निर्धारित होता है। अगर हम इसकी परिभाषाओं की बात करें तो 2 परिभाषाएं हमने आपको इसमें लिख रखी हैं। पहली परिभाषा कॉलिंस कॉविल्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार है। उसमें दे रहे हैं कि जीवमंडल पृथ्वी तथा वायुमंडल का वह भाग है जिस पर जैविक वस्तुएं निवास करती हैं, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, पौधे एवं जीवाश्म आदि। दूसरा स्ट्रालर महोदय की परिभाषा है। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी पर समस्त जीवधारी तथा संपूर्ण पर्यावरण जिसमें इन जीवधारियों की पारस्परिक अंतःक्रिया होती है, दोनों ही मिलकर जैवमंडल को बनाते हैं। संक्षेप में अगर हम कहें तो पृथ्वी पर जैव पदार्थों की समग्रता ही जैवमंडल है। अगर हम जैवमंडल की प्रकृति की बात करें तो आप देखेंगे कि पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन उसके भौतिक पर्यावरण की देन है। पृथ्वी पर जीवन के विकास का अध्ययन हमें बताता है कि सर्वप्रथम पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्रों में हुआ। स्थल पर जीवन के विकास की घटना तो मात्र 50 करोड़ वर्ष पुरानी ही है। इस प्रकार पृथ्वी पर 2 अरब वर्ष से जीवन का विकास होता आ रहा है। इस दीर्घ अंतराल में पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं की कोई 30 लाख प्रजातियों की उत्पत्ति और उनका विकास हुआ। इस अवधि में अनेक जातियां तो विलुप्त भी हो गईं। पृथ्वी पर जीवन के विकास की यह प्रक्रिया अनवरत चल रही है। आज जब हम पृथ्वी पर प्राणियों में विशालकाय व्हेल तथा हाथी से लेकर मच्छर तथा सूक्ष्म जीवाणु एवं वनस्पति में विशाल वृक्षों से लेकर सूक्ष्म काई तक की विविधता देखते हैं तो हम अचंभित रह जाते हैं। भूतल पर इन सब का वितरण भी बहुत ही अनियमित और असमान है। संख्या और विविधता की दृष्टि से इनके वितरण में बड़ी भिन्नता देखी जाती है। अस्तु पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में ये
भिन्न भिन्न प्रकार की दृश्य भूमियों का जन्म देते हैं, जो किसी प्रकार के भौगोलिक अध्ययन में जैवमंडल के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए पर्याप्त है। अगर अब हम इसकी पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना में भूतल पर पाए जाने वाले जीवों तथा जीव समूहों का अध्ययन जैव भूगोल में होता है, जबकि भौतिक पर्यावरण के साथ इनके संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी करता है, किंतु इन दोनों का अध्ययन जैवमंडल में समाहित है। अतः पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल का ही परिवर्तित नाम है। हम जानते हैं कि भूतल पर कोई भी जीव अकेला रहकर न तो जीवित रह सकता है और न ही वह कार्य कर सकता है। जीव सदा समूह में रहते हैं। विभिन्न समूह मिलकर समुदाय को बनाते हैं और समुदाय तथा भौतिक पर्यावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र की रचना करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के इस संगठन में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता। इस संगठन के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित और परस्पर निर्भर होते हैं। जैसे कोई भी अकेला जीव अपने समुदाय के लिए बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता और न ही समुदाय बिना खाद्य एवं जल एवं शक्ति के विकास कर सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार जैव पदार्थ, जीव जंतु, वनस्पति तथा मिट्टी और अजैव पदार्थ, चट्टान तथा जलवायु एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये जो हमने चित्र दिया है नीचे, इसमें देखें आप, तो जो चित्र को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ जलवायु जीव जंतुओं, मिट्टी या वनस्पति तीनों को प्रभावित करती है, वहीं वनस्पति जलवायु, जीव जंतुओं और मिट्टी पर प्रभाव डालती है। इसी तरह मिट्टी का वनस्पति और जीव जंतु पर प्रभाव होता है और जीव जंतु वनस्पति एवं मिट्टी को प्रभावित करते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलता स्पष्ट हो जाती है। निष्कर्ष रूप में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी स्थान के जैविक समुदाय तथा अजैव पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यूँ तो हमारी पृथ्वी पर स्वयं एक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है, किंतु भूतल पर विभिन्न स्तर के पारिस्थितिक तंत्र भी मिलते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र तालाब की एक बूंद जैसा छोटा या एक समुद्र जैसा बड़ा भी हो सकता है। यह अस्थायी भी हो सकता है, जैसे स्वच्छ ताजे जल का तालाब या खेत आदि, अथवा स्थायी भी हो सकता है, जैसे एक जंगल या समुद्र। इसकी जटिलता में भी बड़ा अंतर होता है। भूगोल के पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन का विशेष महत्व है, जिसमें जैविक तथा अजैविक सभी घटकों और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन संपूर्ण पर्यावरण के रूप में एक साथ हो जाता है। अब हम अगर बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की क्रिया प्रणाली की, तो और क्रिया प्रणाली एवं इसकी संरचना की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि जैसे हमने ऊपर देखा है पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार जीव समुदाय भौतिक पर्यावरण के साथ एक साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। इस पारस्परिक क्रिया में आपस में पदार्थों का आदान प्रदान भी होता रहता है। अजैव पर्यावरण जीवों के लिए पोषक पदार्थ तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि जैविक जीव अजैव पर्यावरण में अनेक परिवर्तन उपस्थित करते हैं, जैसे चट्टान से मिट्टी का बनना। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में मुख्यतः निम्नलिखित 4 घटक होते हैं। पहला है अजैव पदार्थ, दूसरा स्वपोषित, तीसरा परपोषित, चौथा अपघटक दिया गया है इसमें। तो अजैव पदार्थ वे हैं जिसमें वायु, जल, चट्टान एवं सभी अकार्बनिक यौगिक सम्मिलित हैं। स्वपोषित में ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं अकार्बनिक पदार्थों से तैयार कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः हरे पौधे होते हैं। तीसरा दिया गया है परपोषित, ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। इसमें वे सभी पशु आते हैं जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों तथा अन्य पशुओं पर निर्भर होते हैं। और चौथा अपघटक, इसमें जीवाणु, फंगस तथा मृदा में रहने वाले अति सूक्ष्म जीव सम्मिलित हैं, जो मृत जीव पदार्थों का अपघटन करके उसे ऐसे पदार्थ में बदल देते हैं जिनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर हम ऊर्जा की प्रवाह की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन मुख्यतः हरी पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण विधि से तैयार किया जाता है। इसके लिए सूर्य की ऊर्जा आवश्यक होती है।
इसी भोजन पर सभी प्रकार का जीवन आश्रित होता है। यह भोजन ही ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा के एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने की क्रिया बहुत जटिल है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले जैव समुदाय में ऊर्जा का प्रवाह तथा भोज्य पदार्थों का संचालन एक पदानुक्रम में होता है। विभिन्न जीव एवं पौधों में अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए एक समुदाय दूसरे पर आश्रित है। इस प्रकार परस्पर संबंधित जीव एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसमें एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अगर आप अपनी पुस्तकों में देखें तो इसका चित्र एक दिया गया है, सही से समझाया गया है उसमें, इसमें हमने यहाँ पर नहीं बनाया है। और साधारणतः भोजन उपभोक्ताओं के 4 स्तर हैं। पहले स्तर पर स्वपोषित जीव आते हैं, जिसमें हरी पत्तियों वाले पेड़ पौधों तथा शैवाल आते हैं। ये अपना भोजन सौर ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं तैयार करते हैं। पोषण के दूसरे स्तर पर वे जीव जंतु आते हैं जो इन हरे पेड़ पौधों तथा शैवालों को खाते हैं। ये शाकाहारी अर्थात घास खाने वाले कहलाते हैं। तीसरे स्तर पर वे जीव जंतु आते हैं जो घास खाने वाले तथा मांस खाने वाले अन्य जीवों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं। ये मांसाहारी जीव कहलाते हैं। और चौथे स्तर पर सर्वहारी जीव आते हैं जो घास व मांस सब कुछ खा जाते हैं, जिनमें मानव प्रमुख है। इस प्रकार जीवों में निम्न स्तर से उच्चतम स्तर तक भोजन द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। इसी को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं, एनर्जी फ्लो इसको कहते हैं। अब अगर हम इसकी संख्याओं के पिरामिड की अगर बात करें तो हमने नीचे एक पिरामिड दिया गया है। ये जो पिरामिड है इस तरह का सर्वप्रथम 1927 ईस्वी में एल्टन महोदय ने खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर रहने वाले जीवों के पारस्परिक संबंध को दर्शाने के लिए सांख्यिकी पिरामिडों की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। इसके द्वारा उत्पादक जीवों तथा विभिन्न पोषण स्तर के जीवों के संख्यात्मक संबंध को प्रदर्शित किया जाता है। पिरामिड के आधार पर पादप होते हैं, जो आधार मतलब पिरामिड जो बनाया है इसमें आधार पर नीचे देखें जो डायटम है, डायटम दिया गया है। पिरामिड के आधार पर पादप होते हैं जो स्वपोषित होते हैं। ये डायटम जो होते हैं ये स्वपोषित होते हैं तथा इनकी संख्या अधिक होती है। और आधार स्तर के ऊपर प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या क्रमशः आप देख रहे हैं इसमें पिरामिड में कम होती जाती है। ये इस तरह से इधर ऐसे करके दिखाएं अगर, हाँ, तो ये कम होती जाती है। इसका कारण यह है कि बड़े जीव छोटे जीवों का भक्षण करते हैं और बड़े जीवों की जनसंख्या वृद्धि दर भी कम होती है। उदाहरण स्वरूप यदि एक छोटे तालाब के पारिस्थितिक तंत्र को लिया जाए तो इसमें सबसे नीचे पोषण स्तर पर विभिन्न प्रकार के डायटम होते हैं। उसके ऊपर दूसरे पोषण स्तर पर आप कोपेपोड होते हैं और इनकी संख्या डायटम की अपेक्षा कम होती है। तीसरे पोषण स्तर पर छोटी मछलियाँ और अंत में चौथे पोषण स्तर पर बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं। इनकी संख्या सबसे कम होती है। ये इस जो पिरामिड से स्पष्ट होता है, दिखाया गया है। अब अगर हम पारिस्थितिकी संतुलन की बात करें तो पर्यावरण में विभिन्न जीवों के बीच पाए जाने वाले संतुलन को पारिस्थितिकी संतुलन कहा जाता है। जब किसी स्थान के पर्यावरण में विभिन्न जीवों की संख्या इस प्रकार होती है कि सभी की भोजन, स्थान, जल तथा वायु संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे तो वह संतुलन की अवस्था होती है। पारिस्थितिकी संतुलन का क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा महत्व है। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाने पर पर्यावरण की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है, जिसका क्षेत्र के विकास पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। अतः पारिस्थितिकी संतुलन को कभी बिगड़ने नहीं देना चाहिए। यदि कभी संतुलन बिगड़ भी जाए तो असंतुलन को शीघ्र ही दूर करने के लिए उपाय करने चाहिए। कई औद्योगिक देशों में तीव्र औद्योगिकीकरण की लालसा से पारिस्थितिक संतुलन की ओर पहले ध्यान नहीं दिया गया। इससे उनके भविष्य के विकास पर प्रश्न चिन्ह लगता नजर आता है। अतः ये इसके प्रति विशेष सतर्क हो गए हैं। आजकल किसी भी जगह प्रादेशिक विकास में भूमि के किसी भी नए प्रयोग के आरंभ करने से पूर्व इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि उस प्रदेश के पारिस्थितिक तंत्र को कम से कम क्षति पहुंचाई जाए।
विकास में हम विकास कर रहे हैं, तो इसका हमें ये भी ध्यान रखना होता है साथ साथ में कि पारिस्थितिकी तंत्र को कम से कम क्षति पहुंचाई जाए। तो ये आपका आज का ये जैव मंडल हो गया। हम इसमें डिटेल में जो जो पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन है या जो पर्यावरण जो प्रदूषण है उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। आज इतना ही और धन्यवाद।